हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के पास अभी तक वीटो पावर नहीं है, लेकिन अब भारत के हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आ चुका है जो पूरी दुनिया का खेल बदल सकता है, और वो ब्रह्मास्त्र है ब्रिक्स में भारत का वीटो अधिकार। जी हाँ, अब भारत सिर्फ दर्शक नहीं रहा, अब भारत निर्णायक बन चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में भारत ने ब्रिक्स मंच पर अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल करते हुए तुर्की जैसे ताकतवर देश को सीधा झटका दे दिया। ये वही तुर्की है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर चालें चलता है, लेकिन ब्रिक्स में भारत ने उसे झटका दे दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह वीटो पावर सिर्फ 5 देशों के पास है जिन्होंने ब्रिक्स की नींव रखी थी: भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। और इसी शक्ति का इस्तेमाल अब भारत ने करना शुरू कर दिया है। आप सभी को याद होगा, जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था तब सबसे पहले अगर कोई देश मदद के लिए दौड़ा था तो वह था भारत। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने मेडिकल टीम, राहत सामग्री और रेस्क्यू टीम तुर्की भेजी थी। भारत ने दिन रात एक कर दिया था ताकि तुर्की को कम से कम नुकसान हो और उसके नागरिक सुरक्षित रह सकें। लेकिन आज वही तुर्की भारत की पीठ में छुरा घोंप रहा है। जिस तुर्की को हमने आपदा से निकाला, अब वही पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, ड्रोन भेज रहा है और यहां तक कि अपना युद्धपोत भी पाकिस्तान के समुद्री इलाके में पहुंचा दिया है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब पाकिस्तान बैकफुट पर था, उसी वक्त तुर्की उसे हथियार देकर भारत के खिलाफ उकसाता रहा। पर अब खेल पलट गया है। अब तुर्की भारत के जाल में फंस चुका है। भारत ने न सिर्फ ब्रिक्स के वीटो पावर से उसे जोरदार झटका दिया है, बल्कि तुर्की के बॉर्डर के आसपास भारत के घातक हथियार तैनात किए जा रहे हैं। ऐसी रणनीतिक घेराबंदी हो रही है कि तुर्की अब कोई भी गलती करे तो उसे तुरंत सजा मिले। अब भारत वही कर रहा है जो कभी अमेरिका करता था। जिसने गद्दारी की, उसकी गलियों में बारूद बिछा दो। तुर्की को अब समझ में आ जाएगा कि भारत की दोस्ती सोना है, लेकिन दुश्मनी ज्वालामुखी है। ब्रिक्स अब वो मंच बन चुका है जहां से अमेरिका की बनाई हुई G7 जैसी संस्थाएं बौनी लगने लगी हैं। G7 का वर्चस्व अब डगमगाने लगा है और ब्रिक्स बन गया है नए विश्व व्यवस्था का कमांड सेंटर। अब हालत ये हो चुकी है कि हर देश ब्रिक्स में घुसना चाहता है, लेकिन एंट्री पास सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्हें भारत जैसे वीटो पावर वाले देश मंजूरी देंगे। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है और तुर्की भारत से टकराकर अब क्यों पछता रहा है। देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को बड़ा झटका लगा है। ब्रिक्स सदस्यता का उनका सपना अधूरा रह गया है। न केवल उसे ब्रिक्स की सदस्यता से दूर किया गया है, बल्कि वह ब्रिक्स का एक पार्टनर नेशन भी नहीं बन पाया। वीडियो में आगे जानेंगे कि पार्टनर, ऑब्जर्वर और मेंबर में क्या अंतर होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रिक्स में भारत और चीन ने मिलकर तुर्की की एंट्री रोक दी है। तुर्की, जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो का सदस्य है, वह अब ब्रिक्स जैसे संगठन में शामिल नहीं हो पाएगा। ब्रिक्स में भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहले ही साफ कर चुके थे कि 2024 में 5 नए देशों को जोड़ने के बाद अब ब्रिक्स का विस्तार फिलहाल नहीं किया जाएगा। इन नए शामिल देशों में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। अगर गहराई से देखा जाए तो तुर्की ने यूक्रेन युद्ध के दौरान जो चाल चली, उसने रूस को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक तरफ रूस से बेहद सस्ते दामों पर तेल खरीदा, खुद का तेल भंडार भर लिया और आर्थिक रूप से फायदे में रहा, लेकिन दूसरी तरफ नाटो की निष्ठा निभाते हुए यूक्रेन को हथियार और घातक ड्रोन सप्लाई कर दिए। यानी 2 नावों की सवारी और पीठ पीछे खंजर का वार। रूस, जो कि ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है, ये सब देखकर बुरी तरह बौखला गया था। उसके लिए यह एक सीधा धोखा था। अब रूस कभी भी यह नहीं चाहेगा कि तुर्की जैसे विश्वासघाती देश को ब्रिक्स में एंट्री दी जाए, क्योंकि अगर आज उसे अंदर लिया गया तो कल वही देश ब्रिक्स के अंदर से ही खेल बिगाड़ देगा, जिसने तेल रूस से लिया लेकिन हथियार यूक्रेन को दिए, और जब भी मौका मिला अपने फायदे के लिए पाला बदला। ऐसे दगाबाज देश पर कोई भी शक्ति विश्वास नहीं कर सकती। ब्रिक्स अब रूस, भारत और चीन जैसे ताकतवर और भरोसेमंद साझेदारों की दीवार बन चुका है, और तुर्की जैसी दोमुही चाल चलने वाले देश की एंट्री बंद हो चुकी है। अब आपका एक सवाल होगा कि क्या तुर्की को ब्रिक्स में साझेदार यानी पार्टनर कंट्री भी नहीं बनाया गया है? तो इसका जवाब है नहीं। अभी तक तुर्की को ब्रिक्स का साझेदार देश भी नहीं बनाया गया है। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले साल संकेत दिया था
कि तुर्की को 13 देशों की लिस्ट में पार्टनर के रूप में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस ब्रिक्स सम्मेलन में कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। ब्राजील में हुए ताज़ा ब्रिक्स सम्मेलन में बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और क्यूबा को साझेदार देश के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन तुर्की का नाम सूची में नहीं था। इसका सीधा मतलब भारत और चीन की आपत्तियों के कारण तुर्की को साझेदारी का न्यूनतम दर्जा भी नहीं दिया गया। तो फिर आप पूछेंगे कि तुर्की को ऑब्जर्वर बनाया गया था। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑब्जर्वर का मतलब होता है एक ऐसा देश या प्रतिनिधि जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बैठक में शामिल हो सकता है, लेकिन उसका कोई मताधिकार यानी वोटिंग पावर नहीं होता। ऑब्जर्वर देश निर्णयों में हिस्सा नहीं ले सकते, केवल सुन सकते हैं या अपनी राय रख सकते हैं। वे संगठन के सदस्य या साझेदार नहीं माने जाते। उनका दर्जा सिर्फ देखने और समझने तक सीमित होता है। ब्रिक्स में अभी तक ऑब्जर्वर जैसे कोई आधिकारिक पद नहीं होते, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ देशों के प्रतिनिधि बैठकों में बतौर अतिथि आमंत्रित किए जा सकते हैं। अगर तुर्की का प्रतिनिधि ब्रिक्स सम्मेलन में गया तो वो शायद केवल एक ऑब्जर्वर या गेस्ट के रूप में गया होगा, न कि किसी अधिकार प्राप्त स्थिति में। कुल मिलाकर अब आप समझ लीजिए कि तुर्की को ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनाया गया, तुर्की को साझेदार देश भी नहीं बनाया गया, ऑब्जर्वर की हैसियत में भी कोई औपचारिक दर्जा नहीं मिला, सिर्फ एक औपचारिक भागीदारी की इजाजत दी गई। तुर्की के लिए ब्रिक्स का हर दरवाजा फिलहाल बंद ही नजर आ रहा है। ब्रिक्स का यह शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ, जहां तुर्की की ओर से विदेश मंत्री हाकान फिदान ने भाग लिया, लेकिन न तो उन्हें कोई सदस्यता मिली और न ही साझेदार देश के रूप में कोई घोषणा हुई। आपका सवाल होगा कि क्या भारत ने खुले तौर पर विरोध किया? नहीं, भारत ने औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन ब्राजील के डिप्लोमेट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और चीन ने गुपचुप तरीके से तुर्की की ब्रिक्स सदस्यता को रोक दिया। यह रणनीति पूरी तरह शांत लेकिन प्रभावी रही। मिडिल ईस्ट आई और तुर्की की अखबार तुर्कीये गस्तेजी की रिपोर्टों में बताया गया कि भारत और चीन दोनों ने पिछले वर्ष ही तुर्की की सदस्यता पर आपत्ति जता दी थी। खासकर भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि नेटो देश ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि यह ब्रिक्स की जासूसी नाटो तक पहुंचा सकता है। यही वजह रही कि तुर्की का नाम अब तक सदस्यता सूची से बाहर है। चीन तुर्की से इसलिए भी नाराज रहता है क्योंकि उसने पहले उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाया था, और इसके साथ ही पाकिस्तान के हथियार बाजार में तुर्की अपना ड्रोन सप्लाई करके चीन का मार्केट खा रहा है। जर्मनी के एक अखबार ने पहले ही दावा किया था कि भारत ने तुर्की की ब्रिक्स साझेदार व्यवस्था में भी शामिल होने का विरोध किया था। हालांकि उस समय तुर्की ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। अब जब ब्रिक्स लगातार नए देशों को जोड़ रहा है और भारत की भूमिका निर्णायक होती जा रही है, तो तुर्की जैसे पाकिस्तान समर्थक देशों के लिए यह संगठन एक बंद दरवाजा बनता जा रहा है। एर्दोगन की सारी कूटनीतिक चालें इस मोर्चे पर विफल हो गई हैं। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए सभी फाउंडिंग सदस्यों की सर्वसम्मति जरूरी होती है, यानी भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। पांचों देश अगर हाँ कहें तभी कोई नया देश सदस्य बन सकता है। अगर एक भी देश विरोध कर दे तो सदस्यता रुक जाती है, और तुर्की के मामले में भारत प्रमुख विरोधी रहा। तुर्की का भारत विरोधी रुख ही उसकी राह का बड़ा कांटा बना। जब मई में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा था, तब तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। इसके बाद भारत के लिए तुर्की को ब्रिक्स के लिए समर्थन देना असंभव हो गया। कश्मीर मुद्दे पर भी तुर्की के बयानों ने भारतीय नेतृत्व को हमेशा सशंकित रखा है। भारत ने तुर्की की सदस्यता पर सबसे बड़ा विरोध जताया। ब्राजील के एक वरिष्ठ राजनयिक के हवाले से बताया गया है कि भारत तुर्की की ब्रिक्स सदस्यता का मुख्य विरोधी रहा। दरअसल तुर्की ने 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था और तभी से भारत को खुश करने का प्रयास कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर बयान देना लगभग बंद कर चुका था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी नीयत में साफ साफ खोट नजर आई। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने तुर्की की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ट्रंप पहले ही ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी गुट करार दे चुके हैं और चेतावनी दी है कि यदि ब्रिक्स साझा करेंसी की कोशिश करता है तो वह भारी टैरिफ लगाएंगे। ऐसे में एर्दोगन के लिए ब्रिक्स के दरवाजे पर दोहरी तलवार की धार पर चलना हो गया है। एक ओर वह ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, दूसरी ओर ट्रंप से संबंध भी नहीं बिगाड़ना चाहते। उसे डर है कि अगर वह ब्रिक्स में घुसा तो ट्रंप उसके देश पर टैरिफ की बौछार कर देंगे और फिर उसे अमेरिकी हथियारों से भी हाथ धोना पड़ेगा। जो लंबे समय से F-35 खरीदने का मन बना रहा है, उसके लिए यह सिर्फ सपना ही रह जाएगा।
अब तुर्की को ब्रिक्स सदस्यता मिलने की संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। भारत और चीन का स्पष्ट विरोध, रूस की अनिच्छा और अमेरिका के साथ संतुलन रखने की मजबूरी ने एर्दोगन की कूटनीतिक चाल को मात दे दी है। एक अंतिम सवाल यह भी हो सकता है कि तुर्की आखिर ब्रिक्स में शामिल क्यों होना चाहता था। तुर्की नेटो का सदस्य होते हुए भी पूर्वी देशों के साथ संतुलन बनाना चाहता था। ब्रिक्स की सदस्यता लेकर एर्दोगन अमेरिका और यूरोप पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुर्की चीन, भारत, रूस जैसे देशों के साथ मजबूत साझेदारी बनाए। इसके पीछे उनकी बड़ी रणनीति थी, ओटोमन साम्राज्य जैसी पुरानी तुर्की सत्ता को फिर से जीवित करना। ब्रिक्स को अक्सर अमेरिका समर्थित G7 के विकल्प के रूप में देखा जाता है, और यही वजह रही कि अभी तक किसी नेटो देश को इस समूह में प्रवेश नहीं मिला है। तुर्की अब भी पुराने खलीफा सपनों में जी रहा है। एर्दोगन उस पुराने उस्मानी साम्राज्य को फिर से जिंदा करने की फिराक में है। उनका मकसद सऊदी अरब, ईरान और यूरोप के कई हिस्सों में अपना प्रभुत्व फैलाना है। लेकिन भारत को यह विस्तारवादी सोच स्वीकार नहीं। अमेरिका के साथ भी एर्दोगन के रिश्ते डावाडोल हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।